ये आपके 12वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि भाई वर्षण कोशों में जो तापमान होता है वह यौवन अवस्था प्रत्येक अंडाशय में जो प्राथमिक पुटिका होगी इनकी संख्या 60,000 से 80,000 हो जाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पोस्टमार्टम पढ़ रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज इस सेशन में आप पढ़ने वाले हैं मानव जनन के बारे में। ये आपके 12वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो आप लोग कंप्लीट मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे कि इसमें आप नर जनन तंत्र के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे कि आप इसमें शुक्र जनन, अंड जनन, रज चक्र, भ्रूणी अवस्था के परिवर्तन, गर्भा अवधि, प्रसव, इन सब के बारे में बच्चों काफ़ी डिटेल में आप लोग पढ़ने वाले। तो आज हम इसमें बात करेंगे मानव जनन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि प्रजनन या, ठीक है, हम बात करेंगे कि प्रजनन या जनन क्या होता है। ठीक है, तो प्रजनन का मतलब है बच्चों कि जब जंतु नए जीवों का निर्माण करता है, नए जीवों का निर्माण करता है तो इसे हम प्रजनन या जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार की, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन का मतलब क्या है? अलैंगिक जनन का मतलब है एक ही जीव के द्वारा नई संततियों का निर्माण। अगर एक ही जीव के द्वारा नई संततियों का निर्माण होता है तो इसे हम नाम देंगे अलैंगिक जनन। क्या नाम देंगे? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन हम बात करेंगे कि निम्न अकशेरुकी जंतुओं में काफ़ी होता है, जैसे पोरीफेरा हो गया, बच्चों सीलन-ट्रेटा हो गया, हम बात करें टीनोफोरा हो गया, तो इनमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद हम बात करें लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन का मतलब है कि शुक्राणु अंडाणु के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होगा और युग्मनज से एक नया जीव बनेगा, तो इसे आप क्या नाम देंगे? इसे लैंगिक जनन नाम देंगे। अब लैंगिक जनन हम कहेंगे कि पोरीफेरा से लेकर कोडेटा तक के सभी सदस्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है। यहां नेक्स्ट हम बात करते हैं नर जनन तंत्र। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों, इसका नाम है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र की बात करें बच्चों तो जो नर जनन तंत्र होता है, ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई ये वर्षण, वर्षण कोश, शुक्रवाहिका, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, स्खलन नलिका, मूत्रमार्ग, शिश्न, सहायक लैंगिक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो यहां हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्षण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? वर्षण के बारे में। आप सभी जानते हो कि जो वर्षण होते हैं बच्चों, अंडाकार संरचना होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। क्यों बोलते हैं इनको प्राथमिक लैंगिक अंग? क्योंकि ये युग्मक भी बनाते हैं और हार्मोन का भी स्रवण करते हैं। तो ये युग्मक का भी निर्माण करते हैं और हार्मोन का भी स्रवण करते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। जो वर्षण होते हैं ये मीजोडर्म के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मीजोडर्म के बने होते हैं। और यहां हम बात करेंगे इनकी लंबाई कितनी होगी? 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी? 2 से 3 सेंटीमीटर, और इनका जो भार होता है वह लगभग 15 से 25 ग्राम होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि ये वर्षण की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। जो वर्षण होते हैं बच्चों अंडाकार होते हैं और इनके बाहर 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनके बाहर 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे जो बाहरी स्तर होता है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस डबल लेयर के फॉर्म में पाया जाता है। कैसा होता है? डबल लेयर के फॉर्म में होता है, और जो दोनों ये झिल्लियां होती हैं इसके बीच में द्रव होता है। बाय द वे, कभी इस द्रव की मात्रा बढ़ जाती है तो एक बीमारी होती है जिससे बोलते हैं हाइड्रोसिल। क्या नाम देंगे? हाइड्रोसिल। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वर्षण के बाहर 3 परतें पाई जाती है। ट्यूनिका वेजाइनलिस बाहरी परत, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मध्य परत, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा भीतरी परत हो। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई वर्षण के बाहर 3 परतें हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, तो जो सबसे भीतरी परत है, इस भीतरी परत का नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा।
अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया भीतर धंसकर वर्षण पिंडक बनाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है। वर्षण पिंडक या टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है। इन वर्षण पिंडक की जो संख्या होती है लगभग एक वर्षण में 250 होती है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में शुक्र जनन नलिकाएं क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। तो आप ये याद रखेंगे कि भाई इसमें शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखो कि भाई वर्षण के बाहर 3 परतें होती हैं। हम बात करेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। हम बात करें ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया भीतर धंसकर टेस्टिकुलर लोब्यूल या वर्षण पिंडक बनाती है। ठीक है, और एक वर्षण में लगभग 250 वर्षण पिंडक पाए जाते हैं। वर्षण पिंडक में शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं और शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं सेमाइनिफरस ट्यूबुले वर्षण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। शुक्र जनन नलिका की जो भीतरी सतह होती है यह जनन उपकला से आश्रित होती है। जो भीतरी सतह होती है यह जनन उपकला से आश्रित होती है और इस जनन उपकला का जो निर्माण होता है वह सरल घनाकार उपकला से होता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि भाई ये जनन उपकला है, तो जनन उपकला सरल घनाकार से, यहां बच्चों ये सर्टोली कोशिकाएं हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं स्तंभाकार होती है, स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, स्तंभाकार उपकला होती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो शुक्र जनन उपकला होती है, इस जनन उपकला से स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर इससे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। फिर इससे बच्चों स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है और शुक्राणु पूर्वी से हम कहेंगे कि भाई शुक्राणु बनेंगे। अब यहां यह भी क्वेश्चन बनता है बच्चों कि कौन द्विगुणित है कौन अगुणित है। तो स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होता है। हम बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी द्विगुणित होता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट अगुणित होता है, शुक्राणु पूर्वी अगुणित होता है और स्पर्म जो होता है वह अगुणित होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब बच्चों जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये शुक्र जनन नलिका है और शुक्र जनन नलिका के बीच में यहां पर अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? अंतराली। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल या इनका एक और नाम होता है बच्चों लेडिक सेल। और आप सभी ये जानते हैं कि जो अंतराली कोशिकाएं होती है इनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है। तो अंतराली कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है। किसका स्त्रवण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है। ठीक है, तो यहां आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं कि भाई स्पर्मेटोगोनिया बना, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, शुक्राणु पूर्वी, शुक्राणु, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम। अब हम बात करेंगे कि जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं बच्चों, शुक्र जनन नलिकाओं में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? सर्टोली। तो आप ध्यान से देखो कि यहां पर ये सर्टोली कोशिकाएं हैं। तो भाई सर्टोली कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं? तो हम बात करेंगे कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करती बच्चों। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने की वजह से इन्हें नर्स कोशिकाएं बोलते हैं। इन्हें सस्टेंटेकुलर सेल्स भी कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा एंटी मुलेरियन हार्मोन स्त्रावित होता है। ठीक है भाई, जो भ्रूण बनता है उसमें मुलेरियन नलिका, ओल्फियन नलिका बनती है। तो मुलेरियन नलिका मादा जनन तंत्र बनाती है, ओल्फियन नलिका नर जनन तंत्र बनाती है। तो अगर नर बच्चा बन रहा है तो मुलेरियन नलिका का अपहासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपहासन। तो आप ये ध्यान रखो कि भाई इसका कार्य कौन करता है? सर्टोली कोशिकाएं। इनसे एंटी मुलेरियन हार्मोन स्त्रावित होगा जो मुलेरियन नलिका का क्या करेगा? अपहासन करेगा। अब इनके द्वारा एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन का स्त्रवण होता है। जो एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन है ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रवण होता है जो टेस्टोस्टेरोन को गाढ़ा बनाता है, सांद्रित बनाता है।
इसके अलावा हम कहेंगे कि डेड स्पर्म, मृत शुक्राणुओं को नष्ट करने का कार्य भी कौन करता है? सर्टोली सेल्स करेगी। कौन करेगी? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स जो होती है ब्लड टेस्टीरियर बैरियर अवरोध का काम करती है, यानी कि वर्षण और रक्त के बीच में अवरोध का काम सर्टोली कोशिकाएं करती है, जिसके कारण जो रक्त में एंटीबॉडी होती है वो शुक्राणु को नष्ट नहीं कर पाती। अब अभी आपने पढ़ा कि भाई शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में लेडिंग सेल, अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल होती है, उनके द्वारा एंड्रोजन स्त्रावित होता है। एंड्रोजन को बोलते हैं नर हार्मोन, और एंड्रोजन के अंदर ही क्या आता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। इसी के अंदर क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन आता है। क्या आता है बच्चों बताइए? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्षण कोश। तो भाई ये वर्षण कोश का डायग्राम है। वर्षण कोश को स्क्रोटम भी कहते हैं। वर्षण कोश एक होता है बच्चों, ठीक है। वर्षण कोश क्या होता है? एक होता है। इसमें आप ध्यान से समझेंगे कि दो वर्षण पाए जाते हैं। वर्षण अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि गुबेर्नुकुलम तंतु के द्वारा वर्षण कोश से जुड़े रहते हैं, ताकि वर्षण वापस ऊपर नहीं जाए। दोनों जो वर्षण कोश होते हैं उसमें दो वर्षण होंगे, उनके बीच में एक सेप्टम या पट्ट पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी उदर गुहा है और वर्षण कोश है, इसके बीच में एक नाल होती है, इसका नाम है इंगवाइनल नाल। भ्रूणी अवस्था में 7वें महीने के दौरान उदर गुहा से वर्षण इंगवाइनल नाल से होते हुए वर्षण कोश में आते हैं। बाय द वे, अगर कभी उदर गुहा में ही वर्षण रह गए तो उसे बोलते हैं गुप्त वर्षणता, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या नाम देंगे बच्चों? क्रिप्टोर्किडिज्म या गुप्त वर्षणता नाम देंगे, ठीक है, गुप्त वर्षणता नाम देंगे। हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है गुप्त वर्षणता, क्रिप्टोर्किडिज्म। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो वर्षण कोश होते हैं इनमें तापमान हमारे शरीर की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है भाई। तो कम होने से क्या फायदा होता है कि तापमान कम होगा, वो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है, शुक्राणु नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा तो शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं। तो ये PYQ क्वेश्चन है कि भाई वर्षण कोशों में जो तापमान होता है वह 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई वर्षण जो होता है इसकी दीवारों में डार्टोस मसल, क्रीमेस्टर मसल होती है। तो वह क्या करती है? तापमान नियमन में सहायता करती है संकुचन शीतलन के द्वारा। वर्षण कोश होते हैं वह गर्मियों में हमारे शरीर से थोड़े दूर हो जाते, ताकि शरीर की गर्मी उनको महसूस ना हो। और हम बात करेंगे कि भाई सर्दियों में वो सिकुड़ जाते हैं, शरीर के पास आ जाते हैं, ताकि शरीर की गर्मी या हीट उनको मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से उसमें जो मसल पाई जाती है वर्षण कोश में, पेशियां पाई जाती है, वो ताप नियमन में हेल्प करती है। और आपको याद रखना है कि वर्षण कोश का जो तापमान है हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपकी NCERT का नर जनन तंत्र का डायग्राम है। भाई वर्षण होते हैं तो बहुत ध्यान से समझिए आप कि यहाँ पर ये वर्षण है और ये वर्षण कोश है बच्चों, ठीक है। यहाँ अधिवर्षण पढ़ेंगे आप अभी थोड़ी देर बाद। और यहाँ शुक्रवाहिनी होती, जो शुक्रवाहिनी होती है वो मूत्राशय के ऊपर से जा रही है, ठीक है, मूत्राशय के पीछे जाएगी। तो हम कहेंगे कि शुक्रवाहिनी का पश्चिम भाग फूला होता है, जिसे कहेंगे एम्पुला। क्या कहेंगे? एम्पुला। तो ये आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मवेशी जानवरों में ऐसा करते हैं कि मान लो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा स्त्रावित हुआ तो भाई वह एग्रेसिव, आक्रामक नेचर हो जाता है, तो उनके क्या करते हैं, टेस्टीज या वर्षण को निकाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं वर्षण नाशद या कैस्ट्रेशन। वर्षण नाशद या कैस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे सांड को बेल बनाना है, ठीक है, सांड को बेल बनाना है तो ये वर्षण नाशद या कैस्ट्रेशन करते हैं। अब इस वर्षण के पीछे यहाँ पर कुंडलित नलिकाओं का जाल होता है बच्चों। तो जो कुंडलित नलिकाओं का जाल होता है इसे रेटे टेस्टिस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेटे टेस्टिस, या इसे हम वर्षण जालक कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्षण जालक कहेंगे। इसके बाद इसी वर्षण जालक से पतली पतली वाहिकाएं निकलती हैं। उन पतली वाहिकाओं को क्या कहेंगे?
शुक्र वाहिका वासा इफ्रेंशन की संख्या कितनी होती है? 10 से 12। ये वर्षण जालक से निकलकर अधिवर्षण में खुलती है। ठीक है, तो आप सिंपल ऐसा समझ सकते हैं कि भाई ये यहां पर ये वर्षण है और वर्षण के पीछे ऐसे यहां पर वर्षण जालक होता है। ये वर्षण जालक है और इससे पतली पतली वाहिकाएं निकली। तो ये पतली पतली वाहिका का नाम ही क्या है? शुक्र वाहिका। क्या नाम है? शुक्र वाहिका। अब इनकी संख्या कितनी होती है? हम कहेंगे कि इनकी संख्या 10 से 12 होती है। ठीक है, अब शुक्र वाहिका किस में खुलेगी? अधिवर्षण में। तो अधिवर्षण जो होता है हम कहेंगे अत्यधिक कुंडली संरचना होती है। यहां पर बनेगी अधिवर्षण ऐसे कि भाई ये अधिवर्षण बन गया। ठीक है, यहां पर ये अधिवर्षण बनेगा। तो अधिवर्षण जो होती है अत्यधिक कुंडली संरचना होती है और मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। यहां शुक्राणु 1 महीने तक रुकते हैं। तो शुक्राणु का जो कार्यात्मक परिवर्तन होता है, शुक्राणु का जो कार्यात्मक परिपक्वन होता है, वो कार्यात्मक परिपक्वन कहां पर होता है? अधिवर्षण में। अधिवर्षण के 3 भाग होते हैं। ठीक है, हम कहेंगे ऊपरी भाग का नाम क्या है? कैपुट, मध्य भाग कॉर्पस और जो पश्चिम भाग होता है इसका नाम है कोडा। और पश्चिम भाग या कोडा से ही बच्चों शुक्रवाहिनी निकलती है। क्या निकलती है? शुक्रवाहिनी। अब जो शुक्रवाहिनी है हम बात करेंगे शुक्रवाहिनी की कि भाई शुक्रवाहिनी लंबी सक्रिय नलिका होती है, एक जोड़ी होती है, लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 30-40 के बीच में इनकी लंबाई होती है। शुक्रवाहिनी शुक्राणु को ले जाएगी और जो शुक्रवाहिनी है इसका पश्चिम भाग फूला हुआ होता है जिसे एम्पुला कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्पुला। तो शुक्रवाहिनी का जो पश्चिम फूला भाग होता है उसे एम्पुला कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं स्खलन नलिका या इजेकुलेटरी डक्ट। स्खलन नलिका एक जोड़ी होती है और हम बात करेंगे कि भाई जो एम्पुला है और शुक्राशय का पश्चिम भाग है वह स्खलन नलिका में खुलता है। अब स्खलन नलिका जो होती है ये शुक्राणुओं को निष्कासित करने में सहायता करती है। इसके बाद हम आते हैं शिश्न या पेनिस पर। तो एक ये डायग्राम भी आप ध्यान से देखो। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कि भाई ये वर्षण है। अब यहां जाल के रूप में वर्षण जालक रेटेड टेस्टिज होगा, इससे वाहिकाएं निकलेगी, शुक्र वाहिका कहेंगे। और ये कुंडली संरचना जो है अधिवर्षण होगी। क्या होगी भाई? अधिवर्षण। और अधिवर्षण के यहां से शुक्र वाहिनी निकलेगी जो मूत्राशय के पीछे जाकर खुलती। जो शुक्र वाहिनी का पश्चिम भाग फूला हुआ होता है इसे क्या कहेंगे? एम्पुला। और एम्पुला और शुक्राशय ये किस में खुलेंगे? स्खलन नलिका में खुलेंगे। किस में खुलेंगे भाई? स्खलन नलिका। तो इस डायग्राम को आप यहां भी समझ सकते हैं, यहां भी समझ सकते हैं कि यहां पर ये एम्पुला, ये शुक्राशय, ये एम्पुला, ये शुक्राशय। तो यहां भी स्खलन नलिका बनेगी, यहां भी स्खलन नलिका बनेगी और दोनों स्खलन नलिका मूत्र मार्ग में खुलेगी। ठीक है, दोनों स्खलन नलिका कहां खुलेगी? मूत्र मार्ग में खुलेगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं शिश्न के बारे में। तो भाई ये मैथुनी संरचना होती है, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। लंबाई की बात करें 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। जो शिश्न होता है इसके भीतर उत्तेजनशील ऊतक पाए जाते हैं। तो जो उत्तेजनशील ऊतक होते हैं उनसे 3 लंबवत नलिकाएं बनती हैं। एक ये नलिका बन गई, एक ये नलिका बन गई और एक ये नलिका बन गई। ठीक है, तो जो ऊपरी भाग में होती है उसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और जो निचली भाग में उसका नाम है कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्या नाम है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है वो अंतिम भाग में जाकर एक फूली हुई संरचना का निर्माण करती है। इस फूली हुई संरचना का नाम है ग्लांस पेनिस या बच्चों इसे शिश्न मुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस के नाम से जाना जाता है। इस पर एक त्वची आवरण होता है, उस त्वची आवरण को नाम देते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन। तो इस पर ग्लांस पेनिस या शिश्न मुंड पर जो त्वची आवरण होता है उसे नाम देते हैं प्रीप्यूस। ग्लांस पेनिस का जो आधारी भाग होता है इससे बोलते हैं ग्रीवा। इस पर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं टाइसन ग्लैंड। क्या कहेंगे? टाइसन ग्लैंड। ठीक है, तो भाई ग्लांस पेनिस, शिश्न मुंड और ग्लांस पेनिस पर मूत्रजनन छिद्र होता है
ग्लांस पेनिस पर जो त्वचा होती है उसे बोलते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन, और इसका जो आधारी भाग होता है वहां पर टाइसन ग्लैंड पाई जाती है जो वसीय पदार्थ स्त्रावित करती है, जो स्नेहक या लुब्रिकेशन के रूप में कार्य करता है और सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा। ठीक है, जो मूत्र मार्ग होता है मेल में लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और मूत्र मार्ग 3 भागों में विभाजित होगा, प्रोस्टेट भाग, झिल्लीनुमा भाग, शीर्षणीय भाग। जो प्रोस्टेट भाग होता है ये ऊपरी भाग होता है, लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और प्रोस्टेट ग्रंथि से घिरा होता है। तो आप इसे डायग्राम के तौर पे भी यहाँ समझ सकते हैं, बहुत ही ध्यान से समझो आप। ये देखिए आप, हम बात करेंगे कि ये यहां से लेकर यहां तक ये मूत्र मार्ग होता है और ये प्रोस्टेट मूत्र मार्ग है जो प्रोस्टेट ग्रंथि से घिरा होगा। प्रोस्टेट मूत्र मार्ग प्रोस्टेट ग्रंथि से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से। हम बात करेंगे कि भाई मध्य वाला भाग झिल्लीनुमा भाग होता है, इसकी लंबाई 1 या 2 सेंटीमीटर होती है और ये काउपर ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से घिरा होता है। जो शीर्षणीय भाग होता है, पश्चिम भाग, ये शिश्न या पेनिस से घिरा होता है और इसकी लंबाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी बच्चों? 12 से 15 सेंटीमीटर। और जो शिश्नीय भाग है ये मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलेगा। इसके बाद हम आते हैं सहायक लैंगिक ग्रंथियों पर। तो भाई सहायक लैंगिक ग्रंथियों में काउपर ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एक जोड़ी होती है, झिल्लीनुमा मूत्र मार्ग के पार्श्व में होती है। जो स्त्रावित पदार्थ होता है ये स्नेहक या लुब्रिकेशन की तरह कार्य करता है। सेमाइनल वेसाइकल शुक्राशय एक जोड़ी होता है, मूत्राशय के पीछे होगा, PYQ क्वेश्चन। और शुक्राशय द्रव स्त्रावित होता है जिसका pH लगभग 7.3 से 7.4 के आसपास होता है। शुक्राशय द्रव में फ्रक्टोज, आइनोसिटोल ये उपस्थित होते हैं। जो फ्रक्टोज है ये शुक्राणु का ईंधन है, आइनोसिटोल ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो गर्भाशय की पेशियों में संकुचन करेगा। जब शुक्राणु मादा जनन मार्ग में जाता है, शुक्राणु जाएगा, उसके साथ सीमन या वीर्य जाएगा, तो वहां जाकर वह शुक्राणु की चिकनी पेशियों में संकुचन प्रारंभ करेगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है गर्भाशय की मसल्स में संकुचन प्रारंभ करेगा। ठीक है, शुक्राशय द्रव सीमन का या वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। ठीक है, इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि एक होती है, आपने डायग्राम देखा, मूत्राशय के आधार पर पाई जाती है। प्रोस्टेट द्रव सीमन या वीर्य का लगभग 30% भाग बनाती है और प्रोस्टेट द्रव जो होता है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है। कैल्शियम शुक्राणु को तेज गति प्रदान करेगा, फास्फोरस ऊर्जा प्रदान करता है और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन सीमन या वीर्य को तरलता प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र हम बात करेंगे कि भाई इसमें अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, वेजाइना, बाह्य जनन अंग और सहायक लैंगिक ग्रंथि। सहायक लैंगिक ग्रंथि। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं अंडाशय। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे अंडाशय की। ठीक है, तो जो अंडाशय होता है, ठीक है, मीजोडर्म का बना होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, युग्मक भी बनेंगे, युग्मक भी बनते हैं, हार्मोन का विस्त्रवण होता है। अंडाशय मीजोडर्म का बना होता है, इसका शेप बादाम, आलमंड जैसा होता है। अंडाशय उदर गुहा में पाए जाते हैं। अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा में। तो ये आप डायग्राम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो अंडाशय होते हैं ये इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पर अंडाशय है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? अंडाशय है। तो ये उदर गुहा में पाए जाते हैं। अब जो अंडाशय के बाहर की तरफ पेरिटोनियम आवरण पाया जाता है, तो बहुत ही ध्यान से समझिए कि भाई ये अंडाशय का डायग्राम है। ठीक है, अंडाशय के बाहर की तरफ
पेरिटोनियम आवरण पाया जाता है, भीतर की तरफ जनन उपकला पाई जाती है जो सरल घनाकार उपकला के रूपांतरण से बनती है। ठीक है, अब इस अंडाशय में संयोजी ऊतक भरा होता है, जो संयोजी ऊतक भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। तो आपको ध्यान रखना है कि संयोजी ऊतक। अब इस स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं, परिधीय भाग को वल्कुट कहेंगे, मध्य भाग को मेडुला कहेंगे। तो जो परिधीय भाग होता है ये हम बात करेंगे वल्कुट होता है, जो मध्य भाग होता है ये मेडुला होता है, मध्यांश होता है। अब इस कोर्टेक्स वाले भाग में हम बात करेंगे कि पुट्टिकाएं फॉलिकल्स बनेगी, ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट बना, प्राइमरी ओसाइट से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, परिपक्व पुट्टिका या ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, ये सब आप पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक, तृतीयक पुट्टिका, परिपक्व पुट्टिका। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम ये सब आप पढ़ने वाले। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई जो अंडाशय है वो एक जोड़ी उदर गुहा में होते हैं। हम बात करें मीजोडर्म के बने होंगे, प्राइमरी सेक्स हार्मोन होते हैं, आलमंड शेप, बादाम जैसे होते हैं। लंबाई कितनी होगी? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, बाहर की तरफ पेरिटोनियम और भीतर की तरफ जनन उपकला पाया जाता है जो सरल घनाकार उपकला के रूपांतरण से बना है। ओवेरी में संयोजी ऊतक भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहेंगे, ये कोर्टेक्स और मेडुला में विभाजित होता है। हम बात करें फॉलिकल का निर्माण कहाँ होगा बच्चों? कोर्टेक्स में। कहाँ पर होगा? कोर्टेक्स में। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे कि जनन उपकला ओगोनिया बनेगी, प्राइमरी ओसाइट बनेगी, प्राइमरी फॉलिकल। तो फीमेल में भ्रूणी अवस्था में ही अंडे जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और लगभग 10 लाख प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुट्टिका बनती है। जब फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है तो इनकी संख्या 1 से 3 लाख रह जाएगी। और हम बात करेंगे कि प्यूबर्टी तक, यौवन अवस्था तक, यौवन अवस्था प्रत्येक अंडाशय में जो प्राथमिक पुट्टिका होगी इनकी संख्या 60,000 से 80,000 हो जाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पोस्टमार्टम पढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे कि भाई प्राइमरी फॉलिकल से ही बाद में क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल, फिर तृतीयक फॉलिकल, फिर परिपक्व पुट्टिका। परिपक्व पुट्टिका का नाम ही ग्राफियन पुट्टिका है। क्या है बच्चों? ग्राफियन। तो भाई ये ग्राफियन पुट्टिका है, परिपक्व पुट्टिका को ही ग्राफियन पुट्टिका कहेंगे। अब ग्राफियन पुट्टिका की बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना और भीतर की तरफ थीका इंटरना होता है। तो ये भीतर की तरफ जो थीका इंटरना है इससे एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित होता है। क्या स्त्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित होता है। ठीक है, यहां एक कैविटी पाई जाती है, इसको बोलते हैं एंट्रम, जिसमें द्रव भरा होता है, उसे लिक्वर फॉलिकुली कहते हैं। हम बात करेंगे कि यहां ध्यान से समझिए आप कि द्वितीयक ओसाइट के बाहर जोना पेलुसिडा होगा। ठीक है, ये प्राथमिक अंड झिल्ली, उसके बाहर क्या होगा? कोरोना रेडिएटा। तो ये सेकेंडरी ओसाइट है बच्चों। तो सेकेंडरी ओसाइट के बाद जोना पेलुसिडा, फिर उसके बाद कोरोना रेडिएटा। तो ये निश्चिचन में आप ध्यान पढ़ेंगे। हम बात करेंगे कि भाई थीका इंटरना से एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, एंट्रम गुहा पाई जाती है, सेकेंडरी ओसाइट पाया जाता है। ठीक है, जोना पेलुसिडा को प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं, ये सेकेंडरी ओसाइट इसको बनाता है। ये नॉन सेल्यूलर होती है और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। कोरोना रेडिएटा द्वितीयक अंड झिल्ली है। ठीक है, इसे फॉलिकुलर सेल बनाती है। कौन बनाएगी? फॉलिकुलर सेल्स बनाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ग्राफियन फॉलिका है, ग्राफियन फॉलिकल का ओवुलेशन होता है अंडोत्सर्ग। तो ग्राफियन फॉलिकल से द्वितीयक ओसाइट बाहर आता है, जो बची हुई संरचना है बच्चों उससे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर का होता है। ठीक है, और येलो कलर किसकी वजह से होता है? ल्यूटीन वर्णक की वजह से। कॉर्पस ल्यूटियम से कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। मान लीजिए अगर गर्भावधि प्रारंभ नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम एक अन्य सफेद संरचना में चेंज हो जाती है, उसे नाम देते हैं कॉर्पस
एल्बिकेंस, क्या नाम देंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। तो भाई ये आपने सारी अंडाशय की संरचना समझी। इसके बाद हम बात करते हैं अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी भाई एक जोड़ी होती है। अंडवाहिनी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। हम बात करें एक जोड़ी होती है, लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और अंडवाहिनी जो होती है ये 3 भागों में विभाजित होती है और इसके भीतर पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला होती है। इसके भीतर पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला होती है। जो अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका 3 भागों में विभाजित होगी, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। जो इनफंडिबुलम होता है वह अग्र भाग कीप के समान भाग होता है। अग्र भाग होता है कीप के समान होता है, उसमें फिंगर समान, ऐसे बना लीजिए आप। तो ये जो संरचना है बच्चों, ये फिंगर, इसको बोलते हैं फिमरी। और हम बात करेंगे इनके बीच में छिद्र होगा, उससे क्या नाम देंगे, ओस्टियम। क्या नाम देंगे, ओस्टियम। तो बहुत ही ध्यान से समझिए कि भाई यहां पर ये अंडवाहिनी के 3 भाग हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले भाग को नाम देते हैं इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम है भाई। अब इसमें फिंगर समान संरचना है, उनका नाम है फिमरी, ये फिमरी लिखा हुआ है। और फिमरी के बीच में छिद्र होगा, ओस्टियम, ठीक है। अब ये जो चौड़ा भाग होता है इसे बोलते हैं एम्पुला। यहां एनसीईआरटी का एक अपडेट याद रखेंगे, ठीक है, ये नई एनसीईआरटी, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी, कि भाई निषेचन कहां होता है, तो आप याद रखेंगे कि निषेचन एम्पुला में होता है। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। तो एम्पुला मध्य भाग होता है, चौड़ा भाग होता है, इसमें निषेचन होता है, ठीक है। इस्थमस पश्चिम भाग होता है, संकरा भाग होता है जो गर्भाशय में खुलता है, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है बच्चों कि भाई निषेचन एम्पुला इस्थमस जंक्शन में होता है, वो पुरानी नॉलेज है। नई नॉलेज नई एनसीईआरटी लाइन की है, आप इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में देखना कि जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। तो भाई फैलोपियन नलिका को निषेचन नलिका भी कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गर्भाशय। गर्भाशय को बॉम, हाइस्टा या गर्भाशय, ठीक है, यूट्रस। अब ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि अगर सर्जरी के द्वारा गर्भाशय को हटा देंगे, वहां पूछा गया था हाइस्टेरेक्टोमी किसे कहते हैं, तो सर्जरी के द्वारा गर्भाशय को हटाना हाइस्टेरेक्टोमी कहलाता है। गर्भाशय में क्या होता है भाई, भ्रूण का परिवर्धन होता है बच्चों। क्या होता है, भ्रूण का परिवर्धन होगा। हम बात करेंगे शेप कैसा होता है, उल्टे नाशपाती के समान। कैसा होगा, उल्टे नाशपाती के समान होगा। यह मूत्राशय मलाशय के मध्य पाया जाता है, ठीक है, मूत्राशय और मलाशय के बीच पाया जाता है, पेल्विक भाग में होता है। तो आप अगर बाय द वे गर्भाशय की पोजीशन देखना चाहते हो तो यहां देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखो आप कि भाई हम यहां बात करेंगे कि ये तो मलाशय हो गया, ठीक है, और ये हम बात करेंगे कि यहां पर मूत्राशय हो गया। तो मलाशय और मूत्राशय के बीच में गर्भाशय पाया जाता है। और गर्भाशय जो होता है उसका पश्चिम संकरा भाग क्या कहलाएगा, सर्विक्स। ये गर्भाशय भाई, आप एनसीईआरटी में चेक करना। तो हम यहां पर बात करेंगे कि भाई गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है। गर्भाशय का जो ऊपरी भाग होता है बच्चों से फंडस, मध्य भाग को बॉडी और पश्चिम भाग को सर्विक्स। तो इसे भी डायग्राम में समझ लीजिए आप। ये फंडस भाग होता है। ये जो फंडस है गुंबद आकृति का होता है। ये मध्य वाला भाग बॉडी भाग होता है। और ये जो पश्चिम संकरा भाग है, इस पश्चिम संकरा भाग को क्या नाम देंगे, सर्विक्स। सर्विक्स को बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। क्या कहेंगे, गर्भाशय, इसे गर्भाशय ग्रीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्भाशय ग्रीवा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई सर्विक्स जो होता है, जैसे आप फंडस ऊपरी भाग गुंबद आकृति का, भ्रूण का आरोपण इसी में होता है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई भ्रूण का आरोपण कौन से भाग में होगा, फंडस भाग। जो बॉडी है मध्य भाग होता है और सर्विक्स पश्चिम संकरा भाग होता है। सर्विक्स को गर्भाशय ग्रीवा भी कहते हैं। क्या कहेंगे, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो गर्भाशय के ग्रीवा होती है, सर्विक्स के भीतर सर्वाइकल कैनाल पाई जाती है, इसमें म्यूकस ग्लैंड होती है।
जो म्यूकस ग्लैंड होती है इनके द्वारा हम बात करेंगे कि भाई म्यूकस स्त्रावित होगा। क्या स्त्रावित होगा? म्यूकस। हम बात करेंगे कि भाई गर्भाशय की दीवारों में 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3। पेरीमेट्रियम बाहरी स्तर है, मायोमेट्रियम मध्य स्तर है और एंडोमेट्रियम भीतरी स्तर है। तो पेरीमेट्रियम बाहरी स्तर, मायोमेट्रियम मध्य स्तर चिकनी पेशियों का बना होता है और भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम, इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई जन्मनाल। सर्विक्स और वेजाइना मिलकर क्या बनाती है? जन्मनाल। वेजाइना योनि भाग की बात करें भाई कोपुलेटरी मैथुनी संरचना है। अक्रेटिनीकृत स्तरित शल की उपकला पाई जाती है। नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। लंबाई 8.5 सेंटीमीटर होती है। ग्लैंड अनुपस्थित होती है। हाइमन झिल्ली होती है। अब ये जो हाइमन झिल्ली होती है ये हम बात करेंगे कि भाई वर्जिनिटी का प्रमाण नहीं है, ठीक है, कौमार्यपन का प्रमाण नहीं है। जो हाइमन होती है ये हाइमन हम बात करेंगे कि मान लीजिए तेज दौड़ने से, घुड़सवारी करने से, स्विमिंग करने से, या कभी कभी रज चक्र के दौरान जो लिक्विड होता है उसके लिए कॉटन की एक संरचना लगाई जाती है, तो उसके द्वारा भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। ठीक है, क्या ब्रेक हो सकता है? हाइमन ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि भाई गर्भाशय ग्रीवा फीमेल के वेजाइना या योनि भाग में जाकर खुलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, इसी में हम बात करेंगे बाह्य जनन अंग के बारे में। ठीक है, तो आपने फीमेल वेजाइना योनि भाग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाह्य जनन अंग। तो बड़े ध्यान से समझिए कि बाह्य जनन अंग में सबसे जो बाहर की तरफ होता है बच्चों, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिए कि लेबिया, यहां पर ये लेबिया मेजोरा होता है। जो फीमेल का बाह्य जनन अंग होता है इसे वल्वा या भग नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? वल्वा या भग नाम से भी जानते हैं। और बाहर की तरफ जो होता है उसे लेबिया मेजोरा कहेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये बाहर की तरफ जो संरचना है इसका नाम है वृद्ध भृगोष्ठ या लेबिया मेजोरा। इसकी बाहरी सतह पर हेयर या बाल पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि भीतर की तरफ ये लेबिया माइनोरा होता है। जो लेबिया माइनोरा होता है इसे लघु भृगोष्ठ कहते हैं। क्या कहेंगे? लघु भृगोष्ठ। तो यहां पर आप इसे देख सकते हैं कि भाई वृद्ध भृगोष्ठ एक जोड़ी होते हैं, बड़े त्वचीवलन होते हैं और बाहर की तरफ हेयर पाए जाते हैं। ये नर के वर्षण कोश के समजात होते हैं। जो भीतर की तरफ होते हैं उन्हें लघु भृगोष्ठ कहेंगे। एक जोड़ी होते हैं, छोटे त्वचीवलन होते हैं, लेबिया मेजोरा से घिरे होते हैं और इनके जो ऊपरी भाग है ये आपस में जुड़कर, ये ऊपरी भाग आपस में जुड़कर क्लाइटोरिस बनाता है। क्या बनाता है? क्लाइटोरिस बनाता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि यहां पर ये जो पश्चिम भाग है ये आपस में जुड़कर फोरचेट बनाता है बच्चों। आपस में जुड़कर क्या बनाता है? फोरचेट। अब लेबिया मेजोरा के भीतर एक गुहा बनेगी, यहां पर एक गुहा बनेगी। इस गुहा का नाम है वेस्टिब्यूल, प्रघाण। तो आप देखो इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो ऊपर वाला छिद्र है इससे बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल ओपनिंग कहेंगे। और जो नीचे वाला छिद्र है इससे बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। क्या नाम देंगे? वेजाइनल ओपनिंग। अब यहां पर ध्यान से समझिए, हम बात करेंगे कि जो यूरिथ्रल ओपनिंग है इसके यहां पर, ठीक है, स्किने ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती? स्किने ग्लैंड। और जो वेजाइनल ओपनिंग के पार्श्व में बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है। हम बात करेंगे कि भाई बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है, तो यहां पर ये बार्थोलिन ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो आप इसे यहां भी समझ सकते हैं कि भाई जो लेबिया मेजोरा, मतलब लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा से घिरा होता है, इसका ऊपरी भाग जुड़कर क्लाइटोरिस या भग शेप बनाता है और इस पर त्वची आवरण भी होता है जिसे प्रीप्यूस कहते हैं। और क्लाइटोरिस नर के ग्लांस पेनिस या पेनिस के समजात होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वेस्टिब्यूल के बारे में। तो भाई वेस्टिब्यूल जो होता है लेबिया माइनोरा से एक गुहा घिरी होती है, छोटी गुहा। इसमें 2 ओपनिंग होती है, ऊपर की तरफ यूरिथ्रल ओपनिंग और नीचे की तरफ वेजाइनल ओपनिंग होती है। हम बात करें मॉन्स प्यूबिस, ये ऊपरी भाग होता है, वसीय भाग होता है, कुशन, छोटे पिलो कुशन के समान होता है।
और इस पर हेयर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें सहायक लैंगिक ग्रंथियां, तो यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके पढ़ना पड़ेगा कि वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है वो दो जोड़ी होती है, एक जोड़ी बड़ी ग्रेटर और एक जोड़ी छोटी लेसर। जो बड़ी होती है इनको बार्थोलिन ग्रंथियां कहते हैं, और बार्थोलिन ग्रंथियां एक जोड़ी होती है और इन नर के काउपर ग्लैंड के समजात होती है, नर के काउपर ग्लैंड के समजात होती है। हम बात करेंगे कि भाई वेजाइनल छिद्र के पार्श्व में होती है और इनसे स्रावित पदार्थ भी स्नेक का कार्य करता है। जो लेसर छोटी होती है इनको स्केने ग्लैंड, यूरिथ्रल ग्लैंड, या एक जोड़ी होती है यूरिथ्रल ओपनिंग के समीप होती है, आपने डायग्राम देखा, ठीक है। और हम बात करेंगे कि यहां आपने डायग्राम देखा तो ये स्केने ग्लैंड है, ये बार्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है। हम कहेंगे कि ये यूरिथ्रल ओपनिंग है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, और यहां पर आपने अभी पढ़ा था कि हाइमन या योनि आच्छद पाया जाता है, जो जनरली तेज दौड़ते समय या स्विमिंग करते समय, घुड़सवारी करते समय हट जाता है, हाइमन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि जो स्केने ग्लैंड होती है उनसे स्रावित पदार्थ भी स्नेक का कार्य करता है और ये नर के प्रोस्टेट ग्लैंड के समान होता है। तो यहाँ ये समजात जो अंग है ये पीवाईक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में काफी आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती है, वक्ष भाग में पाई जाती है। वक्ष भाग में पेक्टोरलिस मेजर मसल के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। नर में भी होती है, मादा में होती है, लेकिन मादा में डेवलप होती है, नर में आप ये मान के चलो अकार्यात्मक नॉन फंक्शनल होती है, ठीक है। यहां हम बात करेंगे कि भाई एक जोड़ी होती है ब्रेस्ट ग्लैंड कहते हैं, वक्षीय भाग में पेक्टोरलिस मेजर मसल से जुड़ी होती है, एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये किसके रूपांतरण से बनती है? तो श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। किसके रूपांतरण से बनती है? श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। हम कहेंगे कि भाई इसमें 3 प्रकार के ऊतक होते हैं, वसीय ऊतक, ग्रंथिल ऊतक, तंतुमय ऊतक। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि स्तन ग्रंथियों में 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं। जो मेमोरी लोब होते हैं उनमें लोबिल होते हैं, और लोबिल के अंदर क्या होती है? कूपिकाएं। लोबिल के अंदर क्या होते हैं? कूपिकाएं। तो भाई ये स्तन ग्रंथियां हैं, इसमें ये मेमोरी लोब होते हैं। मेमोरी लोब की संख्या 15 से 20 होती है। इनके भीतर हम बात करेंगे कि मेमोरी लोब्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेमोरी लोब्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। और लोब्यूल के भीतर कूपिकाएं होती है। क्या होती है? कूपिकाएं, जिनमें दुग्ध का निर्माण होता है। अब यहां कूपिकाएं जो होती है वह आगे जाकर मेमोरी ट्यूब में खुलती है, ट्यूब से डक्ट निकलती बच्चों, मेमोरी डक्ट। जो डक्ट होती है इसका पश्चिम चौड़ा भाग एम्पुला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्पुला। और एम्पुला आगे जाकर ये लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट निप्पल एरिया पर खुलती है, ठीक है। स्तन ग्रंथियों के निप्पल एरिया पे खुलेगी। जो निप्पल एरिया होता है वहां वर्णक बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि वह अधिक मतलब गहरा दिखाई देगा, पिंक कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का। तो ये जो निप्पल भाग है इस पर ये जो वर्णक वाला भाग है इसे बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं इसे? एरियोला कहते हैं। क्या कहेंगे? एरियोला। तो भाई आपने पढ़ा वसीय ऊतक, ग्रंथिल ऊतक, ठीक है, फाइब्रस ऊतक पाया जाता है। और यहां सबसे बढ़िया तरीका है समझने को कि भाई स्तन ग्रंथियों में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, लोब में लोबिल होते हैं, फिर उसमें कूपिकाएं पाई जाती है। फिर हम बात करें मेमोरी ट्यूबुल होती है, फिर उसके अंदर मेमोरी डक्ट निकलेगी, उसका भाग एम्पुला, ये लेक्टिफेरस डक्ट, और ये निप्पल क्षेत्र में जाकर खुलती है। इसके बाद हम बात करें भाई गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस का मतलब है युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है उसे गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मकों के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे युग्मक जनन कहते हैं, और इसके 2 प्रकार हैं, शुक्र जनन और अंड जनन। तो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि शुक्र जनन को भी हमने 2 भागों में बांटा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी बनना। तो इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है ये डायग्राम कि भाई स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे वर्षण की शुक्र जनन नलिकाओं में, वर्षण की शुक्र जनन नलिकाओं में जनन उपकला से स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। इनमें समसूत्री विभेदन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभेदन होगा, ठीक है।
तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। इनमें अर्धसूत्री फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा। तो अर्धसूत्री फर्स्ट होने से, ठीक है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होने से दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। क्या बनेंगे? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित है और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट अगुणित होता है, तो ये यहां पर अगुणित है, ठीक है। इस द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होगा, तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। तो इससे बनेंगे स्पर्मेटिड या शुक्राणुपूर्वी। क्या बनेंगे? शुक्राणुपूर्वी। तो आप तो सिंपल याद रखो, स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, उसमें अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। क्या बनेंगे? दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। फिर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो चार आप ध्यान रखेंगे कि शुक्राणुपूर्वी बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। तो आप ये याद रखेंगे, चार शुक्राणुपूर्वी बनेंगे, ठीक है। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन है कि भाई स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट अगुणित और शुक्राणुपूर्वी अगुणित। तो भाई ध्यान से देखो, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई कहां कहां 44 प्लस एक्स वाई होंगे, कहां 22 प्लस एक्स होगा, कहां 22 प्लस वाई होगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, बनाकर देखना है। अब शुक्राणुपूर्वी से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं शुक्र कायंत्रण। क्या कहेंगे बच्चों? इसे शुक्र कायंत्रण कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहां ये कैसे होगा, तो बहुत ध्यान से समझिए कि भाई स्पर्मेटिड शुक्राणुपूर्वी गोल होता है, और जो शुक्राणु होता है ये हम कहेंगे कि भाई लंबा बेलनाकार होगा, धागे समान होगा। तो यहां इस शुक्राणुपूर्वी से जब शुक्राणु बनेगा तो इसके चार भाग बनेंगे, सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ बनेगी। तो यहां हम बात करेंगे कि जो सिर भाग होता है, ये सिर भाग एक्रोसोम और केंद्रक से मिलकर बना होता है, एक्रोसोम और केंद्रक से मिलकर बना है। जो मध्य भाग है, इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, एक समीपस्थ सेंट्रियोल, एक दूरस्थ सेंट्रियोल। और जो मध्य भाग होता है, इसमें अक्षीय तंतु होते हैं, और अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया की सर्पिल वलय होती है, ठीक है। तो सर्पिल वलय को बोलते हैं नेबनकन आच्छद। क्या कहेंगे? नेबनकन आच्छद, ठीक है। और यहां पश्चिम भाग पर एक रिंग पाई जाती है, और ये अक्षीय तंतु लंबे होकर पूंछ का निर्माण करते हैं, ठीक है, लंबे होकर पूंछ का निर्माण करते हैं। तो भाई आप ध्यान से देखो कि जो सिर भाग होता है, उसमें एक्रोसोम छोटी केप के समान स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं, गोल्जी बॉडी बनाता है। गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम बनाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कि गोल्जी बॉडी का वह भाग जो एक्रोसोम बनाता है, ठीक है, उसे एक्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्रोब्लास्ट। तथा शेष जो भाग है उसे गोल्जी रेस्ट कहेंगे। अब एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम किसको घोलेगा? अंड झिल्लियों को घोलने का कार्य करेगा बच्चों। किसे घोलेगा? अंड झिल्लियों को घोलने का कार्य करेगा। अब केंद्रक जो होता है लंबा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसमें हम कहेंगे कि भाई डीएनए उपस्थित होता है जो आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। जो मध्य भाग है, ये मध्य भाग को नेक या ग्रीवा कहेंगे। तो पहला भाग तो सिर हो गया, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस और चौथा पूंछ। जो मध्य भाग होता है उसमें सेंट्रोसोम होता है, तारक काई। वह दो तारक केंद्र, दो सेंट्रियोल में विभाजित होता है, और दोनों सेंट्रियोल बच्चों इस तरह से एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। एक समीपस्थ सेंट्रियोल होता है और एक दूरस्थ सेंट्रियोल होता है, ठीक है। तो समीपस्थ सेंट्रियोल और दूरस्थ सेंट्रियोल, दूरस्थ सेंट्रियोल से ही अक्षीय तंतु बनते हैं, दूरस्थ सेंट्रियोल से ही क्या बनते हैं? अक्षीय तंतु बनेंगे। अब अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया की सर्पिल वलय होती है, जिसे नेबनकन आच्छद कहेंगे। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और एक कोशिका द्रव्य की पतली परत होती है जिसे मेंचेट कहते हैं। अक्षीय तंतु अधिक लंबे होकर पूंछ का निर्माण करेंगे। पूंछ में कैसी व्यवस्था होगी? 9+2। कैसी व्यवस्था होगी? 9+2 व्यवस्था होगी। अब यहां ये तो हो गया कि भाई हम कहेंगे कि शुक्राणु की, तो आप सिंपली याद रखो कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनेंगे। कितने शुक्राणु बनेंगे? 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से
प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनेंगे। कितने शुक्राणु बनेंगे? 4 शुक्राणु बनेंगे। तो ये डायग्राम आपने ऑलरेडी पढ़ा कि भाई प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, द्वितीयक बनते हैं, स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्खलन, इजेकुलेशन। नर के पेनिस से सीमन या वीर्य का जो निष्कासन होता है इसे हम स्खलन या इजेकुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब सीमन जो होता है हम कहेंगे कि भाई प्रति स्खलन में लगभग 2.5 से 5 ml सीमन या वीर्य होता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि इसका पीएच कितना होगा, 7.3 से 7.4 होता है। इसमें लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं, इतने सारे शुक्राणु होते हैं। अब इसमें भी यहां एक एनसीईआरटी की लाइन है कि 60% तो सामान्य शेप वाले होते हैं और उस 60 के जो 40% होते हैं वो तेज गति वाले होते हैं जो निषेचन में हेल्प करते हैं। सीमन या वीर्य कैसे बना होता है भाई? प्रोस्टेट द्रव होगा, 60% आपने पढ़ा। प्रोस्टेट द्रव होगा 30%, काउपर ग्रंथि का द्रव होगा और शुक्राणु होंगे। ये सब मिलकर सीमन का निर्माण करेंगे। अब अगर मान लीजिए हम बात करें ओलिगोस्पर्मिया, तो अगर जो शुक्राणु हैं वो 200 मिलियन से हम ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि 20 मिलियन से कम हो गए। अगर आपको ये याद रखना है भाई प्रतिस्खलन 200 से 300 मिलियन, और अगर बाय द वे 20 मिलियन से कम हो गए तो उसे ओलिगोस्पर्मिया नाम देंगे। और मान लीजिए कि हम बात करेंगे कि जैसे एब्सेंस ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की अनुपस्थिति, तो उसे नाम देंगे एजोस्पर्मिया। क्या नाम देंगे? एजोस्पर्मिया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अंड जनन। अब अंड जनन की अगर हम बात करें तो भाई जो अंड जनन है इसमें उगोनिया में समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होने से क्या बनेगा? प्राथमिक oocyte। क्या बनेगा बच्चों? प्राथमिक oocyte। प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है लेकिन ये असमान होता है। कैसा होगा? असमान। तो एक बड़ा द्वितीयक oocyte और एक छोटी पोलर बॉडी बनेगी। जो द्वितीयक oocyte होता है उसमें मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा और एक अंडाणु बनेगा और एक छोटी पोलर बॉडी बनेगी। क्या बनेगी? पोलर बॉडी। और फर्स्ट पोलर बॉडी ये नष्ट हो जाती है क्योंकि इसमें कोशिका द्रव्य कम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई ध्यान से समझिए आप, हम बात करेंगे कि भाई उगोनिया समसूत्री विभाजन हुआ, प्राथमिक oocyte। अब प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, तो वो फर्स्ट कैसा होता है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है असमान होता है। असमान होगा तो एक बड़ा द्वितीयक oocyte, एक छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है बच्चों, अब जो द्वितीयक oocyte है इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो सेकंड से एक बड़ा अंडाणु बनेगा और एक छोटी पोलर बॉडी बनेगी, तो इसे नाम देंगे सेकंड पोलर बॉडी और इसे फर्स्ट पोलर बॉडी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। तो एक बार और ध्यान से समझेंगे। अच्छा, एक बात यहां ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फीमेल में अंडजनन भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और आपने वहां पढ़ा कि भाई 10 लाख के आसपास प्राइमरी फोलिकल बनती है, फिर जन्म के बाद 1 से 3 लाख, और यौवन अवस्था प्यूबर्टी तक प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फोलिकल होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा आगे मतलब हम कहेंगे कि आगे वह जाती रहती है। तो बहुत ही ध्यान से समझिए, हम बात करेंगे कि भाई अंड जनन तो अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, उगोनिया में समसूत्री विभाजन हुआ, प्राथमिक oocyte बना। प्राथमिक oocyte में मियोसिस फर्स्ट कैसा होगा? असमान। ठीक है, कैसा होगा? असमान। और हम बात करेंगे द्वितीयक oocyte। द्वितीयक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड असमान होगा। कैसा होगा? असमान होगा। ठीक है, तो यहां एक बड़ा अंडाणु और एक छोटे पोलर बॉडी बनेगी, और इधर तो आपने देख ही लिया फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। यहां एक बात याद रखेंगे कि अंड जनन में एक प्राथमिक oocyte से एक ही अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, अंड जनन में आप ये याद रखेंगे कि एक प्राथमिक oocyte से एक ही अंडाणु का निर्माण होगा। बच्चों, अंड जनन के बाद आप पढ़ेंगे रज चक्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रज चक्र के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल रज चक्र। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल रज चक्र में क्या होता है कि अंडाशय में क्रमिक परिवर्तन होते हैं, हम कहेंगे गर्भाशय में क्रमिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोन में परिवर्तन होते हैं। रज चक्र जो होता है प्राइमेट जंतुओं में मिलता है।
अब प्राइमेट जंतु में कौन कौन आते हैं? मनुष्य आता है, बंदर आता है, चिंपांजी आते हैं, ये प्राइमेट जंतु हैं। इनमें रज चक्र पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है कि एक महीने के दौरान अंडाशय, गर्भाशय, हार्मोन में क्रमिक परिवर्तन एक चक्र के रूप में होते हैं। इसे रज चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रज चक्र कहा जाता है। अब रज चक्र में मान लीजिए हम बात करें प्यूबर्टी, यौवन अवस्था पर किसी फीमेल में, महिला में, लड़की में पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे मेनार्क या रजोदर्शन कहते हैं, और ये लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति, ये रज चक्र बंद होना, तो ये लगभग 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है। तो हम कहेंगे कि भाई जो रज चक्र होता है ये 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है, और इन दोनों के जो बीच का समय है उसे बोलते हैं प्रजनन काल, यानी रजोदर्शन। ठीक है, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बीच का जो समय होता है बच्चों, उससे बोलते हैं प्रजनन काल। अब हम बात करेंगे कि भाई रज चक्र जो होता है, तो आपको यहां पर ये ध्यान से समझना है, ये रज चक्र की अवस्थाएं हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई जो रज चक्र होता है उसमें 4 अवस्थाएं पढ़ेंगे आप, रज अवस्था, प्रचुरोद्भवन, अंडोत्सर्ग, स्त्रवण अवस्था। जो बच्चों पहली अवस्था है, ठीक है, पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था रज अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? रज अवस्था। और हम बात करेंगे कि भाई जो यहाँ पर रज अवस्था होती है, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जब फीमेल के जनन मार्ग से ब्लड बाहर निकलने लगता है, रक्त बाहर नहीं निकलता, तो इससे बोलते हैं रज अवस्था की प्रथम अवस्था। क्या कहेंगे बच्चों, बताइए? प्रथम अवस्था कहेंगे। तो भाई ये 1 से लेकर लगभग 3 से 4 दिन होता है, और हम बात करेंगे कि लगभग 50 से 80 ml रक्त की हानि होती है लगभग। ठीक है, तो आप तो सिंपल याद रखिए कि भाई जनन मार्ग से रक्त का स्रवण प्रारंभ हो, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रथम दिन होता है, ये 3 से 4 दिन की अवधि के लिए होगा। 50 से 80 ml रक्त की हानि होगा, वो डिपेंड करता है अलग अलग फीमेल में, अलग अलग महिलाओं में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस अवस्था में भाई गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम में भीतरी स्तर है वो पतला हो जाएगा, FSH कम होगा, LH कम होगा, एस्ट्रोजन भी कम होता जाता है, प्रोजेस्टेरोन भी कम होगा। तो हार्मोन जो है, ये सभी हार्मोन इस अवस्था में कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रचुरोद्भवन अवस्था, प्रोलिफरेटिव, तो 5वें दिन से लेकर 13वें दिन तक। अब इस अवस्था में क्या होता है बच्चों? FSH बढ़ेगा, LH नॉर्मल रहेगा लेकिन बाद में बढ़ेगा। तो हम बात करें मेनली यहाँ पर आपको फोकस करना है FSH पर, क्योंकि मेन काम पुटिकाओं का जो निर्माण है वह FSH के द्वारा होगा। अब एस्ट्रोजन बाद में बढ़ेगा, आपने पढ़ा ग्राफिन फॉलिकल बनेगी, उसकी थीका इंटरना से एस्ट्रोजन स्रावित होगा, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो यहाँ पर कम बना रहेगा। अब हम बात करेंगे कि जो प्रचुरोद्भवन अवस्था है, इसमें अंडाशय के भीतर प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक पुटिका, फिर तृतीयक पुटिका, फिर ग्राफियन या परिपक्व पुटिका का निर्माण होगा, और गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है वो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम भी बढ़ेगा। हम बात करेंगे कि भाई जो प्रचुरोद्भवन अवस्था है 5वें से 13वें दिन होगी, यानी गर्भाशय का एंडोमेट्रियम बन रहा है, परिपक्व पुटिका का निर्माण हो रहा है। अब इसके बाद बच्चों प्रारंभ होगा अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग कब होता है? 14 डे पर होता है। कब होगा? 14 डे पर होगा। हम बात करेंगे LH बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसे LH सर्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? LH सर्ज। और अकॉर्डिंग NCERT आपको याद रखना है कि यहां पर LH तो बढ़ ही रहा है, FSH भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? FSH भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भाई FSH बढ़ेगा। एस्ट्रोजन हम कहेंगे अंडोत्सर्ग के बाद थोड़ा घटेगा, और प्रोजेस्टेरोन भी कम रहता है अंडोत्सर्ग अवस्था में। कौन सी अवस्था में? अंडोत्सर्ग अवस्था में। अब अंडोत्सर्ग का दिन निकाल सकते हैं आप, कैसे निकालेंगे कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिनों की संख्या -14, जैसे मान लीजिए किसी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिनों का है, तो इसे 14 माइनस कर दो, तो अंडोत्सर्ग कौन से दिन होगा? 21वें दिन होगा। ऐसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर टोटल डेज 31 है तो आप उससे भी निकाल सकते हो कि भाई अंडोत्सर्ग 17वें दिन होगा। कौन से दिन होगा? 17वें दिन होगा। इसके बाद हम आते हैं स्त्रवण अवस्था, इसे ल्यूटेल अवस्था भी बोलते हैं, इसे सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं बच्चों, तो इसे सिक्रीटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। ये 15वें दिन से लेकर 28-29 तक होता है। FSH यहाँ कम होगा,
LH कम होगा। बस आपको याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है और एस्ट्रोजन बाद में बढ़ेगा। तो प्रोजेस्टेरोन को कौन स्त्रावित कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम स्त्रावित करेगा, एस्ट्रोजन को भी वही स्त्रावित करेगा, ठीक है। हम बात करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि येलो कलर का होता है। कॉर्पस ल्यूटियम बाद में कॉर्पस एल्बिगेंस में परिवर्तित हो जाता है अगर निषेचन ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि निषेचन नहीं होने पर वह परिवर्तित होगा, ठीक है। यहां पर आप ये डायग्राम देखो, तो ये आपने अंडाशय में पूरा पढ़ा कि भाई परिपक्व पुटिका बनेगी, अंडोत्सर्ग होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस एल्बिगेंस बनेगा। ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन 2 बार बढ़ेगा, तो भाई एस्ट्रोजन एक बार तो यहां थीका इंटरना से स्त्रावित हुआ और वहां कॉर्पस हम बात करेंगे ल्यूटियम से स्त्रावित हुआ। जो प्रोजेस्टेरोन है ये ल्यूटियल अवस्था में बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा? ल्यूटियल अवस्था में। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों निषेचन। निषेचन क्या होता है? शुक्राणु व अंडाणु के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। हम बात करें शुक्राणु अंडाणु के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहेंगे। निषेचन जो होता है इसे हमने 2 भागों में बांटा सिंपल तरह से। एक बाह्य निषेचन जो फीमेल के शरीर के बाहर होता है, एक आंतरिक निषेचन जो फीमेल के शरीर के भीतर होगा, जैसे रेप्टाइल हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई निषेचन की प्रक्रिया। तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है इसमें कुछ अवस्थाएं होती है। हम बात करेंगे कि भाई पहली अवस्था है अंतःवीर्य सेचन, इंसेमाइनेशन। तो अंतःवीर्य सेचन का मतलब है कि जब नर के द्वारा सीमन या वीर्य को फीमेल के जनन मार्ग में प्रवेश कराया जाएगा या नर के द्वारा शुक्राणु को फीमेल के जनन मार्ग में प्रवेश कराया जाएगा तो इसे अंतःवीर्य सेचन कहते हैं। इसके बाद जब शुक्राणु मादा जनन मार्ग में, ठीक है, मादा जनन मार्ग में उपस्थित द्रव के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें निषेचन की क्षमता उत्पन्न होती है और जब उनमें निषेचन की क्षमता उत्पन्न होगी तो इसे योग्यतार्जन कहेंगे। ये PYQ क्वेश्चन, ठीक है, PYQ क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई एक्रोसोम क्रिया होगी, अंडाणु सक्रियण होगा, एम्फीमिक्सिस होगी। ये तीनों स्टेप पढ़ेंगे। तो एक्रोसोम अगर क्रिया की बात करें तो भाई आप सब जानते हैं कि भाई एम्पुला में द्वितीयक oocyte आएगा, वहां बहुत सारे शुक्राणु पहुंचेंगे। जब शुक्राणु फीमेल जनन मार्ग में प्रवेश करता है तो द्वितीयक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड प्रारंभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जैसे कौन कौन से एंजाइम है? हाइल्यूरोनिडेज होता है, कोरोना भेदक एंजाइम होता है, जोना लाइसिन होता है। तो हाइल्यूरोनिडेज जो होता है वह कोरोना रेडिएटा की फोलिकुलर सेल्स के मध्य हाइल्यूरोनिक अम्ल होता है, तो हाइल्यूरोनिक अम्ल को घोलने का कार्य करेगा। कोरोना भेदक एंजाइम जो है ये कोरोना रेडिएटा, हम बात करेंगे कोरोना रेडिएटा को भेदता है, ठीक है। हम बात करेंगे जोना लाइसिन, जोना पेलुसिडा का लयन करेगा। यानी कुल मिलाकर जो शुक्राणु है वह द्वितीयक oocyte झिल्ली के संपर्क में आएगा, ठीक है। द्वितीयक मतलब द्वितीयक जो oocyte है झिल्ली के संपर्क में आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जोना पेलुसिडा में ग्राही होता है जिससे ZP3 के द्वारा बोला जाता है। ZP का मतलब है जोना पेलुसिडा। क्या है बच्चों? जोना पेलुसिडा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां बात करते हैं कि जब हम कहेंगे कि भाई यहां पर जो शुक्राणु है वह द्वितीयक oocyte के संपर्क में आएगा, तो हम बात करेंगे कि ये द्वितीयक oocyte और यहां पर शुक्राणु का प्रवेश हो गया। तो जब शुक्राणु का प्रवेश होगा तो हम बात करेंगे कि भाई एक्रोसोम क्रिया तो कंप्लीट हो गई, अब अंडाणु का सक्रियण होगा। इसके बाद शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक आपस में जुड़ेगा। जब केंद्रक आपस में जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं एम्फीमिक्सिस, और एम्फीमिक्सिस के बाद ही बच्चों युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होगा, ठीक है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख सकते हैं कि किस तरह से शुक्राणु अंदर गया, उसने कोरोना रेडिएटा, जैसे ये कोरोना रेडिएटा की कोशिकाओं के बीच में हाइल्यूरोनिक अम्ल होता है तो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम इनको घोलता है। कोरोना भेदक एंजाइम कोरोना रेडिएटा को हटाएगा, जोना लाइसिन जोना पेलुसिडा को वहां से लयन करेगा, उसको हटाएगा। तो बच्चों इस तरह से फिर युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज के निर्माण के बाद भ्रूणीय परिवर्धन होगा। अब भ्रूणीय परिवर्धन की बात करें तो भाई क्या क्या पढ़ेंगे आप?
विदलन पढ़ेंगे, मोरुला पढ़ेंगे, कोरक पुटी पढ़ेंगे, आरोपण पढ़ेंगे, अपरा पढ़ेंगे, गैस्ट्रुला, गर्भावधि, प्रसव, दुग्ध स्त्रवण, ये सारी प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई यहां पर विदलन प्रारंभ होगा, तो युग्मनज में होने वाले बार बार विभाजन को विदलन कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो भाई 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से कोरक खंडों का निर्माण होगा। प्रथम विदलन 30 घंटों के बाद होता है और ये मेरीडियोनल प्रकार का होता है, इस तरह से होगा मेरीडियोनल प्रकार का, तो इसे 2 कोरक खंड बनेंगे। जो दूसरा विदलन है 60 घंटों के बाद होता है, ये भी मेरीडियोनल होगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो भाई 4 कोरक खंड बनेंगे, 4 ब्लास्टोमियर बनेंगे। और जो तीसरा विदलन है तीसरे दिन के बाद होता है और ये अनुप्रस्थ होता है, तो 8 कोरक खंडों का निर्माण होगा। तो ये आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि भाई 2 बने, फिर 4 बने, फिर 8 बने। ठीक है, 8 से 16 अवस्था में, 8 से 16 अवस्था में एक ठोस गेंद के समान संरचना बनती है बच्चों, जिसे मोरुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरुला कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि यहां पर मोरुला को हिंदी में तूतक भी कहते हैं। तो ये ठोस गेंद के समान होता है, इसमें गुहा नहीं पाई जाती है। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई 8 से 16 कोरक खंड होते हैं, ये शहतूत फल के समान, मलबरी फ्रूट के समान दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कि भाई कोरक पुटी। ठीक है, मोरुला के बाद बनेगा कोरक पुटी। तो कोरक पुटी में आप याद रखेंगे कि मोरुला से खोखली गेंद के समान संरचना बनती है, जिससे कोरक पुटी कहते हैं। ये 32 से 64 कोरक खंड होते हैं। तो हम बात करेंगे कि भाई 32 से 64 कोरक खंड होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि चारों तरफ जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, वो चारों तरफ ब्लास्टोमियर इकट्ठा होकर या एक परत का निर्माण करते हैं, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। एक गुहा बनेगी जिसे कोरक गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरक गुहा। और कोशिक जो ब्लास्टोमियर होते हैं वह एक तरफ इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर इनर सेल मास या अंतःकोशिकीय पुंज बनाते हैं। और जो अंतःकोशिकीय पुंज बनाते हैं ये भ्रूण का प्रीकर्सर होता है, भ्रूण का निर्माण करेगा। अगर किसी महिला के कोरक पुटी से आप अंतःकोशिकीय पुंज निकालकर किसी अन्य महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दो, तो वहां पर गर्भावधि प्रारंभ हो सकती है। यानी कि जो भ्रूण का निर्माण होगा बच्चों, ये भ्रूण का निर्माण किससे होगा? अंतःकोशिकीय पुंज के द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वे आरोपण। अब निषेचन के 7 दिन के पश्चात जब कोरक पुटी, हम बात करेंगे कोरक पुटी गर्भाशय में चलेगी, तो गर्भाशय की दीवारों, गर्भाशय की दीवार का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम से कोरक पुटी जुड़ेगी। तो जब जुड़ेगी तो यहां पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, इसमें फिंगर समान संरचना बनेगी। तो फिंगर समान जो संरचना बनेगी बच्चों, ठीक है, ये फिंगर समान संरचना बनी, इसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। और धीरे 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 हम बात करेंगे कि इनके संबंध गहरे होते जाएंगे, तो इसे हम आरोपण कहेंगे। और आरोपण को कौन प्रेरित करता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन प्रेरित करेगा? प्रोजेस्टेरोन प्रेरित करेगा आरोपण को। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भाई कोरक, जो कोरक पुटी है, ठीक है, यहां जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कोरक पुटी का डायग्राम है, कोरक पुटी का डायग्राम है। और ये जो कोरक पुटी है ये हम बात करेंगे कि भाई गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ गई, इसे ही हम आरोपण कहेंगे। क्या कहेंगे? आरोपण। तो आरोपण का मतलब क्या है? भाई कोरक पुटी गर्भाशय के फंडस भाग से जुड़ेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको प्रेरित करेगा, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, इससे लाइटिक एंजाइम होगा जो एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं को घोलेगा। ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर समान संरचना बनाएगी, कोरियोनिक विलाई जो एंडोमेट्रियम में धंसकर प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण करेगी। अब बच्चों अपरा होती है ना, वो अस्थायी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? अस्थायी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो आप देखो कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि अपरा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो पूरा इस तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये अपरा का निर्माण है। ठीक है, अब अपरा जो होता है हम कहेंगे अस्थायी संरचना होती है, भ्रूण व गर्भाशय के मध्य होती है। मनुष्य में हीमोकोरियल अपरा होता है। अपरा के कार्य हैं भाई श्वसन में सहायता करना, पोषण, उत्सर्जन, सुरक्षा, इन सब में सहायता करती है, हार्मोन स्त्रवण। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई हार्मोन स्त्रवण होते हैं। अब हार्मोन कौन कौन से स्त्रावित होंगे? हम बात करेंगे एससीजी। तो एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एससीजी की अगर हम बात करें, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यह कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा। एससीजी प्रेगनेंसी टेस्ट में भी काम आता है। जैसे फीमेल में जब गर्भावधि प्रारंभ होती है तो उसके मूत्र में
एससीजी हार्मोन निकलने लगता है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट के फॉर्म में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे ग्रेविडेक्स टेस्ट भी कहते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, इसे सोमेटोमेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के निर्माण को प्रेरित करता है। एचपीएल में आप याद रखेंगे। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन, एस्ट्रोजन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ऐसे रिलैक्सिन हार्मोन होता है। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये प्रोटीन हार्मोन है। ये प्रसव के दौरान प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को चौड़ा बनाता है। जब उस जोड़ को चौड़ा बनाएगा तो बर्थ केनाल, जन्म नाल, ठीक है, बर्थ केनाल या जन्म नाल चौड़ी हो जाएगी और जन्म नाल चौड़ी होने से आसानी से बच्चे का जन्म हो जाएगा। इसके बाद अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड जो होती है भ्रूण अपरा से अम्बिलिकल कोड नाभि रज्जु के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें 3 ब्लड वेसल होती है। 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है बच्चों, ठीक है, इनमें डीऑक्सीनेट ब्लड होता है, ये भी अपवाद एक तरह से, और एक अम्बिलिकल वेन होती है, इसमें ऑक्सीनेट ब्लड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई कोरक पुटी से गेस्टुलेशन प्रारंभ होगा। जब कोरक पुटी में गेस्टुलेशन प्रारंभ होगा तो बच्चों गेस्टुला बनेगा और गेस्टुला में 3 जनन स्तर बनेंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो भाई 3 जनन स्तर का निर्माण हो गया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ एक गुहा बनेगी जिसे आद्यांत्र गुहा आर्केंटेरोन कहेंगे, जो आगे जाकर आहार नाल का निर्माण करेगी, आगे जाकर आहार नाल का निर्माण करेगी, ठीक है। तो त्रिस्तरीय गेस्टुला बनता है। जो आद्यांत्र गुहा है एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसे हम क्या नाम देंगे, ब्लास्टोपोर। अब बच्चों यहाँ एक ये पीवाई मतलब एक इंपॉर्टेंट मान के चलो आप कि भाई एक्टोडर्म क्या बनाती है, तो भाई त्वचा बनाती है, पीयूष ग्रंथि बनाती है, पीनियल ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र। मीजोडर्म क्या बनाएगा भाई, रक्त बनाएगा, बोन, उपास्थि, पेशियां, संयोजक, ब्लड वेसल। एंडोडर्म आहार नाल बनाएगा, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड, या हम बात करेंगे कि भाई प्रेगनेंसी पीरियड, गर्भा अवधि। तो हम कहेंगे आरोपण से लेकर प्रसव से पहले के समय को गर्भा अवधि कहेंगे। आरोपण से लेकर प्रसव से पहले के समय को क्या कहेंगे, गर्भा अवधि कहेंगे। मनुष्य में ये लगभग 9 मंथ का होगा, डॉग में 60 से 65 दिन का होगा, बिल्ली में 52 से 65, और एलिफेंट में 64 डेज का होगा, 641 सॉरी, एलिफेंट में 641 डेज का होगा, जो मैक्सिमम गर्भा अवधि होती है 641 दिन, ठीक है। तो हाथी एलिफेंट की बात करें, एक बार वापस रिपीट करता हूं, मनुष्य में 9 मंथ, डॉग में 60 से 65, बिल्ली में 52 से 65 दिन, और एलिफेंट में 641, जो कि मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यहां पर, ये आपने ऑलरेडी डायग्राम अभी देखा, ठीक है। हम बात करेंगे कि यहां पर ये भ्रूण है और ये हम बात करेंगे कि भाई अम्बिलिकल कोड है, और ये यहां पर हम बात करेंगे कि भाई विलाई है, क्या है, विलाई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई प्रेगनेंसी, ठीक है, किसकी बात करें, प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी है हम बात करेंगे कि भाई प्रेगनेंसी में 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि जो पूरे 9 महीने हैं हमने उनको 3 भागों में बांट दिया। आरोपण से 3 महीने, 4 से 6 महीने, 7 से 9 महीने। अब ये पूरा यहाँ एनसीईआरटी है, आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि भाई एक एक जो एनसीईआरटी की लाइन है उसका हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे, और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको यहाँ पर, ठीक है, जैसे गर्भा अवधि है, ठीक है, तो ये हम बात करेंगे फीमेल के इस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा बच्चों, ठीक है। हम कहेंगे कि भाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिए कि भाई प्रथम तिमाही हम बात करेंगे, प्रथम महीने के अंत में हृदय धड़कन प्रारंभ हो गई, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। द्वितीय महीने के अंत में पाद और उंगलियां बनने लगेगी छोटी छोटी, ठीक है, डोरेमोन जैसी सिचुएशन बन जाएगी। कैसी सिचुएशन बन जाएगी, डोरेमोन जैसी, ठीक है। हम बात करेंगे तीसरे महीने के अंत में लगभग सभी संरचनाएं बन जाती, ठीक है, सभी संरचनाएं बन जाती है, और पाद व बाह्य जनन अधिक विकसित हो जाते, ठीक है। हम बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर, 4 से 6 महीने का समय होता है, ठीक है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो 4 से 6 महीने का होता है। हम बात करें 5वें महीने के दौरान भ्रूण घूमने लगता है। 5वें महीने के दौरान जो भ्रूण होता है वह घूमने लगता है, उसके सिर पर बाल आ जाते हैं।
6 मंथ के अंत में शरीर पर कोमल बालों का आवरण होता है जिसे लेनुगो कहते हैं, रुमाली भी बोलते हैं बच्चों से। क्या बोलते हैं? रुमाली। हम बात करें नेत्र पलकें पृथक हो जाती है, नेत्र ब्रोनिया आई लैशेज बन जाती है और पलकें पृथक हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर, 7 से 9 मंथ का मतलब भ्रूण पूरी तरह से हो जाता है और 9वें मंथ के अंत में वह डिलीवरी के लिए, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई इस तरह से अगली जो प्रक्रिया है वो प्रसव प्रक्रिया है। अब प्रसव प्रक्रिया कैसे होगी, किस तरह से बच्चे का जन्म होगा, तो ये भी हम बात करेंगे कि तंत्रिका हार्मोन से नियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है, तंत्रिका और हार्मोन से नियंत्रित प्रक्रिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर प्रसव के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से समझिए कि प्रसव की अगर हम बात करें, गर्भा अवधि की समाप्ति पर पार्चुरेशन या प्रसव, तो बहुत ही ध्यान से समझिए कि गर्भा अवधि की समाप्ति पर बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे? प्रसव नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों? प्रसव नाम देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई प्रसव में जो भ्रूण और अपरा होता है, इनके द्वारा एक प्रतिवर्त लगाया जाता है जिसे भ्रूण उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसमें तंत्रिकाओं का भी रोल होता है, हार्मोन का भी रोल होता है। तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है, इसे हम नाम देंगे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में हार्मोन कौन कौन से भाग लेंगे? ऑक्सीटोसिन, भाई ये गर्भाशय की पेशियों में संकुचन प्रारंभ करेगा। जब गर्भाशय की पेशियों में संकुचन प्रारंभ होता है तो बच्चों लेबर पेन होगा। क्या होगा? लेबर पेन होगा। उससे क्या होगा? जो भ्रूण है वह सर्विक्स की तरफ आगे खिसकेगा। रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को चौड़ा करेगा जिससे बर्थ केनाल चौड़ी हो जाएगी और आसानी से बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि यहां पर बड़े ध्यान से समझिए कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है, एक बार वापस समझेंगे कि भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण बढ़ा तो वह गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन प्रारंभ करेंगे जिससे गर्भाशय में लेबर पेन स्त्राव होगा। लेबर पेन की वजह से जो भ्रूण है वह सर्विक्स की तरफ खिसकेगा। हम बात करेंगे कि भाई रिलैक्सिन से प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ चौड़ा होगा। जब वो चौड़ा होगा तो बर्थ केनाल चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, बर्थ केनाल चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस दौरान एमनियन मेम्ब्रेन फट जाती बच्चों और एमनियोटिक द्रव जो होता है वह फीमेल के योनि भाग से बाहर आने लगता है। इसका मतलब 100% अब बच्चे का जन्म होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां बात करते हैं लैक्टेशन। अब लैक्टेशन का मतलब है कि जब प्रसव बच्चे मतलब प्रसव हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, तो हम बात करेंगे कि स्तन ग्रंथियों से जब मिल्क स्त्रावित होगा तो इस प्रक्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। अब ये हार्मोन आधारित प्रक्रिया है। हम बात करें प्रोलैक्टिन ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि ये मिल्क के निर्माण को प्रेरित करता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क स्त्रवण को प्रेरित करेगा। इसके अलावा जब बच्चे का जन्म होता है तो 2-3 दिन तक गहरे पीले रंग का मतलब गाढ़ा मिल्क बाहर निकलता है, इसे कोलोस्ट्रम कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एंटीबॉडी IgA उपस्थित होती है जो भ्रूण शिशु को एक तरह से प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई उसमें जो मिल्क होगा उसमें कैसिन प्रोटीन होगा, लैक्टोज होगा, फैटी एसिड होगा, आयन, ये सब उपस्थित होंगे। ठीक है, एक ये टॉपिक है बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं। योग सेक एमनियन आपने पढ़ा कि भाई एमनियन झिल्ली फट जाती है। कोरियन एमनियन सुरक्षा प्रदान करती है। एलेंटोइस उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करेगी और योग सेक जो है पीतक कोश पोषण प्रदान करती है, RBC का निर्माण करती है। तो यहाँ एक इससे रिलेटेड आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने हम बात करेंगे कि पूरी प्रक्रिया में जैसे विदलन के बारे में पढ़ा, मोरुला के बारे में पढ़ा, कोरक पुटी के बारे में पढ़ा, फिर हम बात करें गर्भा अवधि के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने हम कहेंगे कि गैस्ट्रुला के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? गैस्ट्रुला के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई जब आपने गैस्ट्रुला के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे गर्भा अवधि। अब गर्भा अवधि में 9 महीने में क्या क्या संरचनाएं बनी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्रसव, जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? लैक्टेशन। तो बच्चों इस तरह से आपने मानव जनन में, ठीक है, हम बात करेंगे कि ये सारे टॉपिक का अध्ययन किया
और आप इस तरह से देख सकते हो, ये डायग्राम है कि भाई हम बात करेंगे जायगोट बना, युग्मनज बना, फिर उसमें मोरुला बना, फिर मोरुला के बाद कोरक पुटी बनी, फिर कोरक पुटी बनने के बाद क्या हुआ, उसका आरोपण हुआ। क्या हुआ बच्चों? आरोपण। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से मानव जनन हमने एनसीईआरटी का, ठीक है, यहां अगर हम बात करेंगे जैसे गर्भा अवधि में कौन कौन समय या भ्रूण में कितनी कितनी लंबाई में वृद्धि हुई, तो ये भी आप ध्यान से देखते, छठे सप्ताह में, 8वें सप्ताह में, 3 महीने में, 6 महीने में और 9 महीने में। ठीक है, तो ये सारी अवस्थाएं पड़ी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जहां से पीवाईक्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप ये पैराग्राफ बहुत ही ध्यान से, जैसे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, गेस्टुलेशन, गेस्टुला स्टेज। ठीक है, तो अगर आपको टाइम मिले तो इसका स्टडी डिटेल में करना। ये आपकी एनसीईआरटी का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया हमने कि भाई लगभग 24 से सप्ताह के अंत तक, ठीक है, दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती है, बरोनिया आई लैशेज बन जाती है, 9वें महीने के अंत तक भ्रूण पूरी तरह विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपने जनन में सारी प्रक्रियाएं पढ़ी। तो आज के सेशन के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप इसे बहुत ध्यान से लाइन टू लाइन स्टडी करेगा। थैंक यू बच्चों।